अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों का लेक्चर मिस हो गया था, यानी जिसमें वॉइस नहीं आ रही थी, अब मैं वो वीडियो रिकॉर्ड आप लोगों को करके भेज रही हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अब 3 प्रॉब्लम्स हमारी न्यूक्लियर फिज़िक्स के टॉपिक से रिलेटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स के टॉपिक में हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है, इस सवाल में ये कह रहे हैं द आइसोटोप ऑफ कार्बन 14, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास वो कार्बन लिया गया है जिसका मास नंबर क्या है, 14 है, C614। हमारे पास जो है होता क्या है कि अगर आपके पास कार्बन के किसी भी एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है मास नंबर जो है डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम रहता है। और अगर हम बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स हमारे पास डीके के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं और उसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, मास नंबर में चेंज नहीं आता। तो आइसोबार्स और आइसोटोप्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? आइसोटोप्स में हमारे पास मास नंबर चेंज हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजिंग आती है जिसकी वजह से मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो और जो आइसोबार्स होते हैं वहाँ पर हमारे पास जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पर जो मेन चेंज जो होता है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर में चेंज होता है, मास नंबर चेंज सेम रहता है, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में हमें आइसोटोप ऑफ कार्बन दिया हुआ है, जो कि कार्बन क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी हाफ लाइफ गिवन है एज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, यानी 5730 ईयर्स। if you if you start with a sample of 1000 years of thousand not 1000 years, हमें जो है सैम्पल दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ यू स्टार्ट कहाँ से, 1000, यानी सैम्पल कितना दिया हुआ है हमें, स्मॉल एन कितना दिया हुआ है, 1000, कार्बन 14, किसके सैम्पल के लिए, इस एज कार्बन के इस आइसोटोप के लिए। कार्बन अगर हमारे पास 14 है, जिसका मास नंबर आपके पास 14 है, तो वो ये कह रहा है कि हमने इसके लिए कहाँ से स्टार्ट किया है। इफ़ यू स्टार्ट विद अ सैम्पल ऑफ 100, हाउ मैनी न्यूक्लाइड विल बी अनडिकेड इन 2500 ईयर्स। अब ये 25,000 ईयर्स, ये हमें क्या दिया हुआ है, ये वो टाइम इंटरवल दिया हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि इस टाइम इंटरवल में हमारे पास कितने न्यूक्लाई अनडिकेड रह जाएंगे। यानी ये वो इंटरवल है जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ जो है इस आइसोटोप ऑफ कार्बन का C614 का हमारे पास कुछ ना कुछ डीके होगा। उसके लिए हमें उसकी हाफ लाइफ दे दी है, जो कि कितनी है, 5730 ईयर्स, यानी इट मीन्स 5730 ईयर्स उसकी हाफ लाइफ है। और हमें कहा है कि वो सैम्पल को हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, C614 को 1000 सैम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। अब और वो कह रहा है कितना न्यूक्लाई अनडीके रह जाएगा, यानी डीके नहीं होगा ड्यूरिंग दिस इंटरवल 25,000 ईयर्स। सो नाउ वी शैल स्टार्टिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम इंटरवल 25,000 ईयर्स जो है वो मच लार्जर, या मैं कहूँ लॉन्गर दैन है उसकी हाफ लाइफ से। क्योंकि आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आपके पास ये क्या है, 25,000 है और ये क्या है, 5,000। सो इट मीन्स आपके पास तकरीबन जो है, जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन आपके इंटरवल से 5 टाइम्स 5,000 टाइम्स, उसके 5,000 टाइम्स जो है क्या है, कम है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमने यही बात की कि एज वी नो दैट टाइम इंटरवल हमें देखकर पता चल रहा है कि 25,000 ईयर्स है और जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्गर देन इट्स हाफ लाइफ है। तो हमारे पास जो ओरिजिनली तौर पर जो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन होगा अनडीके न्यूक्लाई का, सिर्फ वो थोड़ा सा बचेगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा का ज़्यादा जो पार्ट है वो हमारा डीके हो जाएगा और बहुत थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास अनडीके रह जाएगा। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि नंबर ऑफ लाइफ्स निकाल लेंगे। कैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे उसको कार्बन की हाफ लाइफ से, ठीक है। 25,000 हमारे पास जो है वो इंटरवल है, डिवाइड कर दिया हमने हाफ लाइफ से, तो हमारे पास कितना आ गया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4.363, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 4 ईयर्स एक रेशो है नंबर ऑफ लाइफ्स, यानी हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हम अनडीके न्यूक्लाई निकालने जा रहे हैं, मीन्स एन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो अनडीके न्यूक्लाई से हमारे पास ये मुराद है कि ये हमारे पास पैरा न्यूक्लाई हो सकता है। अच्छा, और एन नॉट हमारे पास क्या है, वो जो डीके हो चुका है। अब यानी हमारे पास जो सैम्पल गिवन है जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला है एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू हाफ एन। एन नॉट आपके पास क्या है, वो नंबर ऑफ सैम्पल्स जो कि आपको 1000
दिए हुए, ठीक है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया 1/2 और साथ में ऊपर n है तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व आउट किया, ये आपके पास आंसर आ गया 49, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2 में एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एक्टिविटी की ये हमारे पास प्रॉब्लम है, जिसमें ये सवाल के शुरू में हमें स्टार्ट में दे दिया कि जब अगर आपके पास टाइम 0 है, अ रेडियो एक्टिव सैम्पल कंटेन्स 3.50 माइक्रोग्राम ऑफ प्योर कार्बन C611, ये भी कार्बन का एक आइसोटोप है C611, इसमें हमारे पास देखिए मास नंबर डिफरेंट है, पहले आपके पास था तो वो C614 था, अब वो C611 है। देखिए एटॉमिक नंबर में चेंजेस नहीं आए, आपके पास किस में चेंजेस आ रहे हैं, मास नंबर्स में चेंजेस आए, तो ये कहलाते हैं आइसोटोप्स। जब आपके पास एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स, एंड एटम्स विच हैव सेम mass number but different in atomic number, so they are called isobars, and isobars में तब मिल रहे होते हैं जब आपके पास जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में डीके का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि जब टाइम 0 है तो आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैम्पल है किसका, प्योर C611 कार्बन का, जिसमें जो है 3.5 एक सैम्पल है जिसमें आपके पास 3.50 माइक्रोग्राम किसका शामिल है, कार्बन का शामिल है। अब वो कहता है कि उसकी हाफ लाइफ विच हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 20.4 मिनट्स, वो कहता है कि सवाल में जब टाइम 0 है तो आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैम्पल है जिसमें 3.50 माइक्रोग्राम C611 प्योर कार्बन मौजूद है, ठीक है, यानी उसका मास दे दिया उसने आपको, सैम्पल में कार्बन कितना मौजूद है, वो उसमें कहता है विच हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 20.4 मिनट्स। अब वो कह रहा है उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 20.4 मिनट्स। अब वो पार्ट ए में कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूक्लाई इन द सैम्पल एट t इक्वल्स टू 0, बताइए कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लाई होंगे उस सैम्पल में कार्बन के जब आपके पास टाइम क्या हो, 0 हो। और पार्ट बी में वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल इनिशियली एंड आफ्टर एट 8 आवर, वो सवाल पूछ रहा है कि अगर टाइम 0 हो और टाइम अगर 8 आवर हो तो आपके पास एक्टिविटी सैम्पल की क्या होनी चाहिए। इनिशियली का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली से यहाँ पर मतलब है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास असल में टाइम जो है वो 0 होगा, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में आपके पास टाइम 0 लिया गया है ना, तो इनिशियली जो हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास हम निकालेंगे यहाँ पर R0, ठीक है, तो वो टाइम, उसके लिए टाइम हमारे पास 0 होगा इनिशियल के लिए, और फाइनल के लिए हमारे पास जो है जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास हम टाइम पुट करेंगे 8 आवर्स, ठीक है। अब हम ज़रा आगे चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशन में ये कह रहे हैं द हाफ लाइफ इज रिलेटिवली शॉर्ट, सॉरी, ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो हाफ लाइफ है जैसे कि हम जानते हैं शॉर्ट होती है। इससे पहले भी जो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 देखा था उसमें हमारे पास जो कार्बन था C614, हमें टाइम इंटरवल दिया हुआ था और जो हमें उसकी हाफ लाइफ दी हुई थी वो 5730 ईयर्स दिया था, जो कि 5 गुना हमारे इंटरवल से, 5 टाइम्स के इंटरवल से हमारे पास 1/5 टाइम्स हमारे इंटरवल से कम थी। तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ जो है हमारे पास हाफ लाइफ जो है बहुत ही शॉर्ट होती है, सो दैट हमारे पास नंबर ऑफ अनडीकेड जो होंगे वो बहुत रैपिडली डीके होगा और बहुत कम तादाद में हमारे पास जो अनडीकेड जो होते हैं ना वो बचते हैं, लेकिन उन्हें का ड्रॉप होगा बहुत ही तेज़ी से। द नंबर ऑफ मोल्स, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है कार्बन का हमें C611 हो जो कह रहा है उसमें कार्बन के जो मोलर मास से मुराद आपके पास इसको आप एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। मोलर मास ऑफ C611 इसमें कितना होगा, ये जो 11 है ना असल में इसका मॉलिक्यूलर मास है, कार्बन का इस वक्त मॉलिक्यूलर मास 11 ग्राम है पर मोल, ठीक है। तो ये सवाल में यही कह रहा है कि आपके पास इस वक्त कार्बन का जो मोलर मास है C611 का इज अप्रॉक्सीमेटली 11 ग्राम पर मोल, ठीक है, जबकि हमें सैंपल में जो कार्बन का मास गिवन है वो हमें कितना दिया हुआ है 3.50 माइक्रोग्राम। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स की निकालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जो है अनडीक्यूड न्यूक्लाई निकालना भी है, ठीक है। हमें जो सवाल में गिवन निकालना था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लाई इन द सैम्पल, यानी टाइम जब 0 है तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लाई उस सैम्पल में कार्बन के मौजूद रहेंगे।
तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, जो कि कितने में है, 3.5 ग्राम ऑफ प्योर C611। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स में जो हमारे पास उसका गिवन मास था हमारे पास सैंपल का, हमने उसको डिवाइड कर दिया किससे, कार्बन के एटॉमिक नंबर से। जब डिवाइड किया, एटॉमिक मास से, ठीक है, ये हमारे पास मोलर मास है, उससे हमने उसके गिवन मास को डिफाइन कर दिया। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जब हमें निकालने होते हैं तो मास एंड सब्सटेंस जो हमें दिया हुआ होता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं उस सब्सटेंस के जो गिवन है हमें। फॉर एग्जांपल कार्बन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, जो भी बोला है उसने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं। और अगर कोई आपके पास कंपाउंड हो, यानी एलिमेंट ना हो, कंपाउंड हो, तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स या मोर देन टू एलिमेंट्स हो, तो हम क्या करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। इस वक्त हमारे पास सिर्फ कार्बन मौजूद है तो हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, जो कि क्या है, ग्राम पर मोल। हम जब निकालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 3 × 1.8 × 10⁻⁻7 मोल्स। अब हमें क्या निकाला था, नंबर्स ऑफ अनडीकेड न्यूक्लाई निकालने थे। तो इसमें हमारे पास हमने क्या किया कि N0 हमारे पास नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लाई है जब आपके पास क्या है, एट टाइम T = 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये जो है नंबर ऑफ मोल्स रख दी हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कौन सी वैल्यू है भाई, इसको सोच के तो हमें अपनी लोअर क्लासेस की छोटी छोटी चीज़ें याद आ गई। ये असल में हमारे पास वो एवोगाड्रो नंबर जिसको हम लोग बड़े चलते थे, और एवोगाड्रो से तो हम बहुत ही वाकिफ़ है। कार्टून्स में असल नाम ये एवोगाडो हम सुनते रहते हैं, और भी जगह हम एवोगाड्रो का नाम सुनते हैं। ये तो है एवोगाड्रोज नंबर है। तो इसकी वैल्यू जो होती है आपके पास एवोगाड्रो नंबर की, जिसको हम Na कहते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास ये है 6.02 × 10⁻23 न्यूक्लाई पर मोल। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको हमने क्या किया, इसके नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास असल में उस प्योर कार्बन के नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लाई आ गए जब आपके पास टाइम क्या है, 0 है। तो हमने n ये वेरी वैल्यू और ये रहा आपके पास एवोगाड्रो नंबर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लाई आ गए 1.92 × 10⁻7 न्यूक्लाई। ठीक है, हमें यही निकालना था N0। अब पार्ट बी में क्या निकालना है, पार्ट बी में उसने हमें जो है एक्टिविटी निकालने को कहा है फॉर इनिशियल एंड फॉर फाइनल। इनिशियल कब, R0 जब हम निकाल रहे हैं तो R0 हमारे पास तब ये आ रहा है, R0 हमारे पास तब ये आ रहा है जब आपके पास टाइम क्या है, 0 है। तो हमने R0 का फॉर्मूला है लैम्डा इंटू N0। R0 = लैम्डा = N0। ठीक है, अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपके पास एक डीके कांस्टेंट होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 0.693 को अगर हम, ये असल में क्या है, ये आपके पास ln2 है। इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं इसके हाफ लाइफ से, तो हमें हमारे पास जो है क्या मिल जाता है, असल में डीके कांस्टेंट्स का फॉर्मूला मिल जाता है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है N0 से। N0 हम निकाल चुके हैं। R0 क्या है, R0 हमारे पास वो एक्टिविटी है जब आपके पास टाइम क्या है, 0 है। आपने log 2 की वैल्यू निकाल ली, वो रख दी। T½ इसकी भी वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, जो कि कितनी दी हुई है, सवाल में हमें इसकी जो है हाफ लाइफ दी हुई है, अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, हाँ 20.4 मिनट्स। ठीक है, और N0 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है, ये जो हमने निकाली है 1.92, ये वैल्यू हमारे पास जो N0 की आई है, इसको ले जाके हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, ये रख दिया, और इसको जो है हम मल्टीप्लाई करें, इस पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें हैं इस चीज़ से। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास जो है वो 20.4 मिनट्स में है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हाफ लाइफ इतनी स्मॉल होती है कि हम इसको जो है ईयर्स या डेज जो भी होता है, हम इसको क्या करते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट फ्रैक्शन फॉर्म में भी है। 20 अगर आपके पास डेज हैं तो 0.4 जो है आपके पास सेकंड्स होगा। तो हमने क्या किया, इस 20.4 की पूरी वैल्यू को, ये 20.4 है, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या किया, सेकंड्स में चेंज कर दिया। और जब हम मिनट से सेकंड में जा रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को हमने 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर यानी बड़े से छोटे यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं और छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमने इस चीज़ को सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद इसको 60 सेकंड से भी डिवाइड कर दिया। दैन फिर इस वैल्यू से ये चीज़ जो हमारे पास आई है, ये वाली जो चीज़ आई है, असल में ये हमारे पास ये पूरा सॉल्व करके आया है, ये पूरी चीज़ सॉल्व करके आई है।
ठीक है, ये जो इसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इस चीज़ को हमने सॉल्व करके ये चीज़ निकाली है, और ये आपके पास क्या है, ये असल में आपके पास एन नॉट है। ठीक है, आपने इसको इससे जो है मल्टीप्लाई किया, आपके पास आर नॉट आ गया कितना, 1.09 इंटू 10⁻14 बैरियल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था, अब आपको वो फाइनल एक्टिविटी निकालनी थी जब आपके पास टाइम क्या है 8 आवर्स। उस 8 आवर्स को आपने क्या किया कि सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और फिर इस 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि आपके पास 1 घंटे में कितने सेकंड्स हैं, 3600 सेकंड्स हैं। मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, मैं इसको यूँ भी खोल के लिख सकती हूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, और टोटल 16 टू 60 इक्वल्स टू 3600 सेकंड्स। तो आपके पास ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.88 इंटू 10⁻4 सेकंड्स। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है आर का, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। हमारे पास आर नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, वो वैल्यू हमने रख दी, एक्सपोनेंट लिखा, माइनस ऊपर ये जो है आपके पास लैम्डा की वैल्यू है जो कि हमने निकाली थी, वो ये रही। ठीक है, ये वाली आपके पास क्या है, डी के कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है जो कि हमारे पास चेंज हो गया सेकंड्स में आ गई थी, वो हमने यहाँ रख दी, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में किससे, टाइम से, जो कि 8 आवर्स का हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। हमने इसको सॉल्व आउट किया, हमारे पास ये आर की वैल्यू आ रही है 8.96 इंटू 10⁻6 बैरियल। ठीक है, ये प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गया। अब ये देखिए कि पार्ट बी में जो हमने जो आर नॉट निकाला है, ये वो एक्टिविटी है जब आपके पास टाइम 0 है, और डी के में हमारे पास ये आर, ये फाइनल एक्टिविटी वो है जब आपके पास टाइम क्या है 8 आवर्स, यानी 2.44 इंटू 10⁻4 सेकेंड्स है। ठीक, अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 करने जा रहे हैं। सैम्पल प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोला है, इसमें आपके पास आयोडीन का सैंपल दिया हुआ है, सैंपल आइसोटोप, अ सैंपल ऑफ एन आइसोटोप्स आयोडीन 131 विच हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 8.04 डेज। हमें एक सैंपल दिया हुआ है जिसमें किसका आइसोटोप शामिल है, आयोडीन का आइसोटोप शामिल है 131, और उसमें वो सवाल में कह रहे हैं कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 8.04 डेज, और उसकी एक्टिविटी हमें दी हुई है, हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 5.0 मिली क्यूरी एट द टाइम ऑफ शिपमेंट। यानी जब उसको शिपमेंट पे ट्रांसफ़र किया गया कि उस वक्त इसकी एक्टिविटी कितनी है, 5.0 मिली क्यूरी, और उसकी हाफ लाइफ उस वक्त है 8.04 डेज। ठीक है, अब वो कहता है अपॉन रेसिपिएंट ऑफ द सैंपल एट अ मेडिकल लेबॉर्ट्री। अब सैंपली तौर पे जब उसको शिफ्ट किया जाता है, शिफ्ट से कहाँ, कुछ दिन बाद मेडिकल लेबॉर्ट्री पे, तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, अगर आप देखें 2.1 मिली क्यूरी, वो जो है पहले वाली एक्टिविटी के 3 टाइम्स वो डिक्रीज़ हो गई है। यानी अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो मेरे पास टोटल जो बची हुई जो एक्टिविटी आएगी वो तकरीबन 3 आ जाएगी, 3 या 2.9 अप्रॉक्सीमेटली आएगी। ये 5 है, ये 2.1 मिली क्यूरी है। वो सवाल में पूछता है हाउ मच टाइम हैज़ elapsed बिटवीन द 2 मेजरमेंट्स, यानी कितना टाइम लगेगा इन दोनों जो है, ये जो मेजरमेंट है, यानी जो एक्टिविटी दी हुई है, इन दोनों के दरमियान कितने टाइम का डिफरेंस होगा, यानी कितना हमारे पास डीके हो जाएगा। तो असल में हमें नंबर ऑफ वो टाइम पता करना है, नंबर ऑफ elapsed टाइम पता करना है, जिसमें हमारे पास इन दोनों एक्टिविटी की जो हम बात करें उसमें डिफरेंस वाक़ई होगा। जैसे कि हम जानते हैं द सैम्पल इज़ कंटिन्यूसली डीके, जाहिर है टाइम टू टाइम आपके पास जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो होता है, जब उसमें से रेडिएशंस इमिट आउट हो रहे होते हैं, तो हमारे पास एनवायरनमेंट से भी अब्जॉर्प्शन होती है हर चीज़ की, तो वो चीज़ें क्या करती हैं कि उसमें आपके पास टाइम टू टाइम उसमें डीके आता रहता है, और ये चीज़ तो हमारे पास कंटिन्यूसली डीके का बता रही है। सो इट इज़ ट्रांजिट दैट डीके द डिक्रीज इन द एक्टिविटी इज़ 58%, यानी एक्टिविटी हमारे पास जो डिक्रीज़ हो रही होगी डे टू डे या सेकंड्स टू सेकंड, हर सेकंड्स पे डिक्रीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास जो लैम्डा डीके कांस्टेंट होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट डीके आपके पास सेकंड्स में होता है। तो उसने कहा कि आपके पास एक्टिविटी जो डिक्रीज़ होगी तकरीबन 58% जो है वो डिक्रीज़ हो चुकी होगी, और पूरे उस टाइम इंटरवल में जब आपने शिपमेंट से उसे मेडिकल लेबॉर्ट्री में ट्रांसफ़र किया होगा, टू बी ग्रेटर दैन द हाफ लाइफ ऑफ 8.4 डेज़। और जो आपके पास वो जो टाइम इंटरवल होगा शिपमेंट से लेकर मेडिकल लेबॉर्ट्री तक का, वो इंटरवल असल में उसकी जो सैंपल है आइसोटोप ऑफ आयोडीन का, उसकी हाफ लाइफ से क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्योंकि हमने अभी देखा था प्रॉब्लम नंबर 1 में जब हम कार्बन C614 में हम पता कर रहे थे नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लाई, तो हमारे पास हमने उसमें देखा था कि हमारे पास जो हाफ लाइफ थी वो तकरीबन
तकरीबन 5 गुना 5000 टाइम्स जो है वो जो है वो कम थी हमारे इंटरवल से। और यहाँ पर भी अब अगर देखें कि हाफ लाइफ उसने सवाल में कह दिया है कि इतना तेज़ी से हमारे पास एक्टिविटी में डीके हो रहा होता है, तो जो टाइम आपके पास होगा इंटरवल का वो फ्रॉम शिपमेंट टू मेडिकल लेबॉर्ट्री, वो टाइम इंटरवल उसकी हाफ लाइफ से ज़्यादा होगा। और जो डीके हो रहा है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। द रेशियो ऑफ दिस इंटरवल फ्रॉम फाइनल टू द इनिशियल एक्टिविटी, अब जो आपके पास रेशियो ले रहे हैं आप फाइनल और इनिशियल एक्टिविटी का, आपके पास जो है ये एक फॉर्मूला होता है जो अभी हमने सॉल्व आउट किया था कि आपके पास R इज इक्वल्स टू आर नॉट ई माइनस लैम्डा टी। आर क्या होता है आपके पास, इस यहाँ पर आर आपको तब मिल रहा होता है जब आपके पास टाइम क्या हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने उस टाइम को कह दिया वो टाइम टी है, ठीक है। और आर नॉट हमारे पास वो एक्टिविटी होती है, ये वो एक्टिविटी है जब आपके पास टाइम कुछ ना कुछ मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइम टी है, 6 सेकेंड्स है, 5 मिनट्स है, कुछ भी वैल्यू है। और आर नॉट आपके पास वो एक्टिविटी होती है जब टाइम आपके पास क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आर और आर नॉट दोनों क्या है, एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने फाइनल को इनिशियल से डिवाइड कर दिया। देन ये बन गया एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा टी। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ से एक्सपोनेंट को ख़त्म करना है, तो मैंने दोनों साइड पे एल एन अप्लाई कर दिया, लॉग ले लिया। जब दोनों साइड पे मैंने अप्लाई किया एल एन, अप्लाई एल एन ऑन बोथ साइड्स, जब मैं दोनों साइड पे अप्लाई करती हूँ तो ये क्या होता है कि आपके पास यहाँ से तो एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पर मैं सॉल्व आउट करती हूँ इसको, तो ये चीज़ मेरे पास क्या आ जाती है, मैंने एल एन आर अपॉन आर नॉट को इस साइड पे ले गई, सॉरी लैम्डा को जो है, लैम्डा को मैं इस साइड पे ले गई, और टी को 1 को मैं जो है मैं क्या किया वहाँ पर, यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया। वाई, बिकॉज मैं टाइम के लिए पुट कर रही हूँ। अब टी को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ या 1 ना लिखूँ, एक ही बात है। आप 1 लिखें या ना लिखें, बात है कि अब मुझे इस इक्वेशन को इस तरह से सेट करना है कि मुझे निकालना क्या है, वो टाइम एलेप्स निकालना है, वो टाइम इंटरवल निकालना है जो में मुझे जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, कि जो दो मेजरमेंट्स में जो डिफरेंस आ रहा होगा टाइम का वो कितना आएगा। तो मैंने टी को राइट अपनी लेफ्ट साइड पर रख लिया, बाकी चीज़ों को मैं इस साइड पर ले गई। लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया, ठीक है, माइनस साइन के साथ। अब आपने क्या किया, 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा आपके पास बराबर होता है, अगर मैं देखूं, एल एन 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। अब मेरे पास क्या है, इसका इन्वर्स है, तो ये चीज़ जो है ना उलट जाएगी, ठीक है, ये इस तरह है तो ये चीज़ उलट जाएगी, तो ये बन जाएगी माइनस टी हाफ अपॉन एल एन 2 इंटू एल एन आर अपॉन आर नॉट। मुझे हाफ लाइफ इसकी गिवन है जो कि कितनी थी, 8.04 डेज, और एल एन 2 की वैल्यू होती है 0.693, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। एल एन 2, फिर आपके पास आर जो है वो दिया हुआ था सवाल में मेडिकल लेबॉर्ट्री के लिए 2.1 मिली क्यूरी, और जब आपके पास टाइम 0 था तो उसके भी आपके पास दिया हुआ है 5.0 मिली क्यूरी। आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करेंगे, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, आर है, ये वाली वैल्यू आपके पास आर है, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, आर नॉट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये देखा कि आपने इसको इससे फिर डिवाइड किया, डिवाइड कर एल्स का एल ले लिया, फिर इसको इससे सॉल्व आउट किया, आपके पास आंसर आ गया 10 डेज। तो आपके पास देखें, आपके पास ये वो टाइम एलेप्स है, वो टाइम इंटरवल है जो कि ज़्यादा किससे है, आपके हाफ लाइफ से ज़्यादा है। आयोडीन की हाफ लाइफ हमारे पास कितनी थी, हाफ लाइफ आपके पास गिवन थी इसकी 8.04 डेज, और ये कितना आ रहा है, 10 डेज, तो इसका मतलब है ये उससे 2 डेज ज़्यादा है। सो इट मीन्स अब आपका हमारा ये प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म होते हैं। नए प्रॉब्लम्स अगर होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।